डिस्क्लेमर, यह एक काल्पनिक रचना है। नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। दीवान मैंसन से बाहर निकलते हुए समीर सोच रहा था, मैंने दीदी के कहने पर शादी का जोड़ा तो पहुंचा दिया, लेकिन घर पर कीर्ति तो नहीं थी। आज उसकी विदाई भी है। कल वो कॉलेज जाएगी या नहीं? अगर वो कल कॉलेज नहीं गई तो मेरा प्लान तो धरा का धरा रह जाएगा। क्या करूं मैं? कैसे पता करूं कि कल कॉलेज जाएगी या नहीं? हाँ, रिया किस दिन काम आएगी? उसे मैंने अपने जाल में फंसाया ही इसलिए है। मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। समीर ने रिया को कॉल किया। रिया के फोन उठाते ही समीर ने कहा, रिया सुनो ना, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन है, प्लीज कल मिलो ना। कल कॉलेज आ रही हो या नहीं? रिया ने शर्माते हुए कहा, ठीक है आ जाऊंगी। समीर, एक बात कहूँ, जिस दिन कीर्ति को पता चलेगा कि उसके पीठ पीछे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हमें उसे बता देना चाहिए। समीर बोला, वक्त आने पर बता देंगे। कल तुम्हारे साथ कीर्ति भी आ रही है ना? रिया ने कुछ देर सोचकर कहा, आई डोंट नो यार, पता नहीं कीर्ति कल आएगी या नहीं। मेरी उससे बात नहीं हुई है इस बारे में, लेकिन हाँ कल तो हमारा टेस्ट भी है। समीर इरिटेट होते हुए बोला, आज उसका फेयरवेल है तो कल कैसे जाएगी वो? रिया ने कहा, हाँ पता है मुझे, कीर्ति ने टेक्स्ट किया था। चाहे कुछ भी हो, कल कॉलेज में हमारा टेस्ट है, आना तो उसे पड़ेगा। शाम को दीवान मैंसन पूरी तरह से सज चुका था। दीवान मैंसन के दरवाजे पर बहुत से लोग खड़े थे, कीर्ति के सभी फ्रेंड्स और दीदी के कुछ फ्रेंड्स भी। दीदी और संजय भी तैयार खड़े थे। सिद्धार्थ हॉल में शेरवानी पहनकर खड़ा था। अंदर से शादी के जोड़े में कीर्ति को पकड़कर रिया आ रही थी। रिया के साथ कीर्ति आई और सिद्धार्थ के बगल में खड़ी हो गई। कीर्ति की नजर जैसे ही सिद्धार्थ से मिली, गुस्से में नजर दूसरी तरफ फेर ली। दीदी आगे बढ़ी और रिया के हाथों में चावल के थाल देते हुए बोली, ये लो रिया बेटा, जैसे जैसे कीर्ति बाहर की ओर बढ़ेगी तुम थाल लेकर कीर्ति से आगे आगे चलना। कीर्ति अपने दोनों हाथों में इसमें से चावल भरेगी और बिना पीछे देखे चावल को पीछे की तरफ उछालेगी। कीर्ति जाकर अपने डैड के सीने से लग गई और इमोशनल होते हुए धीरे से बोली, डोंट वरी डैड, मैं जल्द ही आपके पास आ जाऊंगी। दीदी ने कीर्ति को गले लगाना चाहा, लेकिन कीर्ति उसे इग्नोर कर दी और गुस्से में आगे बढ़ने लगी। फिर दीदी ने कीर्ति और सिद्धार्थ का गठबंधन कर दिया। कीर्ति और सिद्धार्थ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रिया ने वैसा ही किया जैसा दीदी ने बताया था। कीर्ति के पीछे पीछे दीदी अपनी आंचल को फैलाकर चल रही थी और कीर्ति भी चावलों को उछाल रही थी। चावल सीधे जाकर दीदी की आंचलों में गिर रहे थे। ऐसा करते करते सभी घर से बाहर गाड़ी तक पहुंच गए। कीर्ति और सिद्धार्थ गाड़ी में बैठ गए और फिर ड्राइवर गाड़ी शुरू कर दिया। कीर्ति बार बार सिर्फ अपने डैड को ही देख रही थी। दीदी भी इमोशनल खड़ी थी, लेकिन कीर्ति एक बार भी अपनी मॉम की तरफ नहीं देखी। सिंह मैंसन में माया दरवाजे पर ही खड़ी थी। सिद्धार्थ और कीर्ति का इंतजार कर रही माया घबराते हुए सोच रही थी, दोनों आते ही होंगे। इतने बड़े घर की बेटी मेरी बहू बन रही है, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। उसके तो बहुत बड़े बड़े शौक होंगे, कैसे पूरी करूंगी मैं? हे भगवान, आप मेरा साथ देना। नारायण जी होते तो मुझे इन सब बातों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, वो सब संभाल लेते। लेकिन अब मुझे ही देखना होगा, किसी भी चीज के लिए दिक्कत नहीं होना चाहिए बहू को। माया सोच ही रही थी, तभी उसके दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी के आते ही माया खुश हो गई और तुरंत बाहर की तरफ बढ़ी। माया उनके पास पहुंचती उससे पहले ही कीर्ति दरवाजा खोलने लगी। कीर्ति को रोकते हुए सिद्धार्थ बोला, इतनी हड़बड़ाओ मत, मॉम हमें लेने आ रही है ना। कीर्ति चिढ़ते हुए बोली, क्यों, मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? मैं खुद भी जा सकती हूँ। तुमने मेरे लिए कोई महल नहीं खरीद रखा है जिसमें मैं खो जाऊंगी। घर तो वही पुराना है जिसे मैं पहले भी देख चुकी हूँ। तब तक वहाँ माया पहुँच चुकी थी। माया को नजरअंदाज करते हुए कीर्ति गाड़ी से उतर गई और घर के अंदर की ओर जाने लगी। कीर्ति आगे बढ़ती उससे पहले उसके गठबंधन ने उसे रोक दिया। कीर्ति पीछे मुड़ी, तब सिद्धार्थ भी गाड़ी से उतर गया। दोनों को गाड़ी से उतरे हुए देख माया बोली, तुम दोनों उतर भी गए, मुझे तो कुछ रस्म भी करनी थी। कीर्ति उबासी लेते हुए बोली, इन सब रस्मों को छोड़िए, मुझे जल्द से जल्द सोना है। सिद्धार्थ बोला, मॉम आप जाए, अंदर से जो सामान लाना है ले आइए, मैं रस्म करने को तैयार हूँ। माया खुश हो गई और अंदर जाने लगी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर की ओर इशारा करते हुए सिद्धार्थ बोला, बैठो, यहाँ कोई ड्रामा मत करना। मैं अपनी मॉम को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। उन्हें फिजिकली तो क्या, मेंटली भी कोई हर्ट करता है तो मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए तुम यहाँ कोई ड्रामा मत करना।
कीर्ति अंदर बैठ गई और सिद्धार्थ भी। माया आकर अपनी रस्में पूरी की और फिर दोनों को गाड़ी से उतरने के लिए बोली। दोनों चलकर चौखट तक आए। चौखट पर भी माया ने पहले से आलते से भरे थाल और चावल से भरे कलश रखे हुए थे। कीर्ति को सिखाते हुए माया बोली, कीर्ति बेटा, पहले इस कलश को अपनी। माया की बातें खत्म होने से पहले ही कीर्ति ने कहा, आंटी प्लीज, मैंने बहुत से डेली शॉप में ये सब देखा है, मुझे अच्छे से पता है क्या करना होता है। गृह प्रवेश के वक्त आप जल्दी से ये सब खत्म करेंगी। मेरा कल टेस्ट है, मुझे पढ़ाई करनी है और कल सुबह कॉलेज जाकर टेस्ट देना है। माया मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा मैं आगे कुछ नहीं करूंगी, बस इतना कर लो। कीर्ति ने अपने पैरों से कलश को ढकेला और आलते भरे थाल में पैर रख के आगे बढ़ी। सिद्धार्थ भी उसके साथ साथ आगे बढ़ा। माया वहीं चुपचाप परेशान खड़ी रही। सिद्धार्थ अपना गमछा कीर्ति के हाथों में थमाकर अपने कमरे में चला गया और कीर्ति वहीं रुक गई। कीर्ति ने जैसे ही देखा कि सिद्धार्थ अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, तब वो माया से बोली, मेरा कमरा कौन सा है? माया ने धीरे से कहा, यहाँ ज्यादा रूम नहीं है बेटा, तुम्हें सिद्धार्थ के कमरे में ही रहना पड़ेगा, आखिरकार वो पति है तुम्हारा। शादी के बाद तो हर पत्नी अपने पति के कमरे में ही रहती है। कीर्ति ने चिढ़ते हुए कहा, जब औकात नहीं थी बहू लाने की तो क्यों शादी कर दी अपने बेटे की? मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पर्सनल रूम चाहिए। लेकिन बेटा, यहाँ तो बस इतना ही कमरा है, मैं नया रूम कहाँ से लाऊं? मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, माया ने हल्की आवाज में कहा। कीर्ति फिर से चिढ़ते हुए बोली, कल मेरे घर से मेरा सारा सामान आएगा, तब कहाँ रखेंगी आप? मेरे सामान को बाहर फेंक देंगी या उसे बेच देंगी? बोलिए ना आंटी, क्या करेंगी तब आप? माया के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस चुपचाप खड़ी रही। कीर्ति ने फिर से कहा, मुझे एक पर्सनल रूम चाहिए बस। मैं नहीं। कीर्ति की जुबान अचानक से रुक गई जब वो सिद्धार्थ को देख ली। सिद्धार्थ आकर उनके सामने खड़ा हो गया। सिद्धार्थ ने अपनी माँ से कहा, मॉम आप जाए आराम कीजिए, आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बहू को उसकी जगह उसका कमरा दिखाता हूँ, आप प्लीज जाकर सो जाए, मेरे होते हुए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माया वहां से जाने लगी। फेक स्माइल करते हुए सिद्धार्थ ने कीर्ति से कहा, आप भी चलिए बहुरानी, आपको मैं आपकी असली जगह दिखाता हूँ। कीर्ति गुस्से में चुपचाप खड़ी रही। जब तक माया बाहर थी तब तक सिद्धार्थ स्माइल कर रहा था। जैसे ही माया अपने कमरे में घुसी, सिद्धार्थ का चेहरा मुस्कुराहट से गुस्से में बदल गई। सिद्धार्थ गुस्से में कीर्ति का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। कमरे में ले जाकर सीधा कीर्ति को बिस्तर पर धक्का दे दिया और अंदर से कमरे का दरवाजा बंद करने लगा। कीर्ति बिस्तर पर पीठ के बल गिर गई और उसी पोजीशन में लेटी रही। कीर्ति का आधा शरीर बिस्तर पर था तो उसके पैर नीचे लटक रहे थे। बिस्तर पर से कीर्ति सिद्धार्थ को देखे जा रही थी, जो दरवाजा बंद करके उसकी ओर ही बढ़ रहा था। दरवाजे से बिस्तर तक आते आते सिद्धार्थ अब तक अपना शेरवानी उतार चुका था। सिद्धार्थ को सिर्फ वेस्ट में देखकर कीर्ति ऑकवर्ड फील कर रही थी। कीर्ति के एकदम नजदीक आकर सिद्धार्थ खड़ा हो गया और अपना वेस्ट भी उतारने लगा। कीर्ति की धड़कनें तेज होने लगी। कीर्ति उठने का प्रयास करने लगी, लेकिन घबराहट के कारण वो उठ नहीं पाए। सिद्धार्थ अब तक शर्टलेस हो चुका था। कीर्ति घबरा रही थी, फिर भी एक टक से देखे जा रही थी। सिद्धार्थ धीरे धीरे झुकने लगा और कीर्ति की धड़कनें और भी तेज होने लगी। सिद्धार्थ अपने दोनों हथेलियों को कीर्ति के दोनों साइड बेड पर रख दिया और कीर्ति के ऊपर झुक गया। कीर्ति शर्म से अपनी आंखें बंद करने लगी। क्या मीट जाएगी दोनों के बीच की दूरियां या शुरू होगी नफरत के नए किस्से? जानने के लिए पहिए। बिस्तर पर लेटी हुई कीर्ति के पास जाते हुए सिद्धार्थ झुक गया। कीर्ति की सांसें तेज हो गई और घबराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ उसके एकदम नजदीक गया और कीर्ति के पास में रखे तौलिए को लेकर उठ गया। सिद्धार्थ जैसे ही कीर्ति से दूर हुआ, कीर्ति उठ खड़ी हुई। सिद्धार्थ को ऐसे बिना शर्ट पहने अपनी ओर आते देख कीर्ति कुछ गलत ही समझ रही थी। सिद्धार्थ की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, अभी क्या करने की सोच रहे थे तुम? ऐसा कभी सोचना भी मत। अगर गलत नियत से मुझे छुए भी ना तो देखना मैं क्या करूंगी, इसलिए हिम्मत भी मत करना मेरे करीब आने की। उसके साड़ी में से अपने गमछे का गठबंधन खोलते हुए सिद्धार्थ बोला, तो क्या तुम इंतजार कर रही थी कुछ होने का? अगर कुछ होता तब कुछ करती। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें छूने का। अगर दीदी की बेटी नहीं होती तो तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाता कि जिंदगी भर याद रखती तुम। कीर्ति भी तामश में कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना है, मुझे मेरा पर्सनल रूम चाहिए। तुम जाओ और अपनी माँ के कमरे में सो जाओ। सिद्धार्थ गुस्से से अपनी आंख दिखाया। कीर्ति का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के बाथरूम में ले जाकर बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए सिद्धार्थ कहने लगा, तुम्हें पर्सनल रूम चाहिए न, ये लो, रहो तुम इसी में, इसमें तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दीवान मैंसन में संजय दीवान अपने कमरे में परेशान बैठे थे। दीदी उनके पास आए और बोली, आप टेंशन मत लीजिए, कीर्ति वहाँ ठीक होगी।
संजय गुस्से में उठ खड़े हुए और दीदी पर चिल्लाते हुए बोले, तुम तो कीर्ति का नाम मत लो। पता नहीं किस जन्म का दुश्मनी था तुम्हारा कीर्ति के साथ जो तुम उससे निकाल रही हो। बेचारी मेरी फूल जैसी बच्ची उस गरीब के घर पता नहीं कैसे रह रही होगी। दीदी भी चिल्लाकर बोली, आपकी भावनाओं का मैं कद्र कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बात बात पर मुझ पर चिल्लाएंगे आप। अचानक से शादी हो जाने पर आपका गुस्सा मैं समझ पा रही थी, लेकिन अभी भी वही हाल है आपका। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब आप ये नहीं समझिए कि मैं अपनी गलती मान रही हूँ। मैं तो बस आपकी भावनाओं का कद्र कर रही हूँ, लेकिन आप तो सर चढ़ कर बोले जा रहे हैं। कीर्ति सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। मुझे भी फिक्र है उसकी, और मुझे कोई पछतावा नहीं है उसके शादी से। कीर्ति, आपकी फूल जैसी बच्ची को पैसों का कोई परवाह ही नहीं होता है, वो बस पैसा उड़ाना जानती है। अब जब पैसों का दिक्कत देखेगी ना, तब उसे समझ आएगा कि पैसों का क्या मोल होता है। अभी उसे समझ आ रहा होगा कि घर क्या होता है। वो इतने अच्छे घर में रहती थी, महल से कम नहीं है हमारा घर, फिर भी उसे बाहर ही मन लगता था। स्वर्ग से ज्यादा ऐसो आराम उसे मिलते थे यहाँ, फिर भी वो नशे में धुत होकर बाहर पार्टी करती थी। आपको क्या लगता है आप अपनी बेटी की करतूत छुपाएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है उसके बारे में, इसलिए अब आप उसकी तरफदारी करना बंद कीजिए। मैं जो भी कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ और वही करूँगी। सिद्धार्थ अपने कमरे में नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर बैठा था। उसके बाथरूम से कोई आवाज नहीं आया। तब सिद्धार्थ उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। बाथरूम का दरवाजा खोलकर जैसे ही सिद्धार्थ अंदर की ओर देखा, वैसे ही अपनी आंखें बंद करके बाहर की तरफ भाग खड़ा हो गया। अंदर से कीर्ति भी दरवाजा पकड़ ली और चिल्लाते हुए बोली, कैसा बाथरूम है तुम्हारा? मुझे लगा मेरे घर जैसा ही यहाँ भी बाथरूम होगा, इसलिए मैंने कपड़े उतार लिए। तुम्हारे बाथरूम में तो कपड़े की अलमीरा ही नहीं है, अब मैं कपड़े कैसे चेंज करूँ? मुझे फिर से वही शादी का जोड़ा पहनना पड़ेगा। सिद्धार्थ बाहर से बोला, मेरे यहाँ बाथरूम में नहीं, रूम में होता है कपड़े की अलमारी, हम कपड़े को साथ में अंदर ले जाते हैं। सिद्धार्थ जाकर फिर से अपने बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कीर्ति उसी शादी के जोड़े पहनकर बाहर निकली और बोली, मैं गुस्से में अपना कोई सामान नहीं लाई, अब मैं क्या पहनूं? सिद्धार्थ उठा और कपड़े के अलमारी में से अपना कपड़ा निकाल कर देते हुए बोला, फिलहाल ये पहनो, सुबह मैं मॉम से कह के साड़ी दिलवा दूंगा। कीर्ति झटके से उसके हाथ से कपड़ा ली और बाथरूम में जाते हुए बोलती गई, मैं कीर्ति दीवान हूँ। कीर्ति दीवान कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीखी है। मैं और साड़ी पहनूंगी, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन साड़ी पहनाता है। कुछ देर बाद जब कीर्ति बाहर आई तब सिद्धार्थ अपने बेड पर सोया हुआ था। सिद्धार्थ को सोते हुए देख कीर्ति सोचने लगी, एक तो इतना छोटा बेड, ऊपर से ये टांग पसार कर सो गया, अब मैं कैसे सोऊं? इस सिर दर्द के साथ तो मैं नहीं सोने वाली। मुझे इस पर जरा भी भरोसा नहीं है, क्या पता रात में मुझ पर अटैक कर दे। मैं सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ लाई भी नहीं हूँ, लेकिन इसे कैसे भगाऊं यहाँ से? क्या करूं? कुछ सोच कीर्ति, कुछ सोच। सोचते सोचते कीर्ति अपनी नाखून को दांतों से काटे जा रही थी और साथ ही इधर उधर भी देख रही थी। अचानक से कीर्ति की नजर पास में रखे पानी से भरे ग्लास पर पड़ी। उस ग्लास को उठाकर कीर्ति ने सारा पानी सिद्धार्थ के चेहरे पर डाल दिया। सिद्धार्थ हड़बड़ा कर उठा और अपने भीगे हुए चेहरे को साफ करते हुए गुस्से में कीर्ति को डांटने लगा, पागल हो क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे खोपड़ी में दिमाग है या नहीं, या कचरा भरा हुआ है? ऐसे बिस्तर पर पानी कौन डालता है? कीर्ति हल्की सी सहम गई, लेकिन फिर भी डंट कर बोली, तुम्हारे पास दिमाग है। मैं यहाँ सोने के लिए परेशान हूँ और तुम बेफिक्र होकर सो रहे हो। मुझे इस छोटे से बिस्तर पर तुम्हारे साथ नहीं सोना है। मेरे लिए बड़े साइज का बिस्तर लाओ, या फिर तुम जमीन पर सो जाओ, वरना मैं फिर से तुम्हारे शरीर पर पानी डाल दूंगी। सिद्धार्थ भीगने के बाद गुस्सा हो गया था और कीर्ति की बातों को सुनकर और भी गुस्सा हो गया। कीर्ति का हाथ पकड़कर सिद्धार्थ उसे जबरदस्ती बाथरूम में ले जाने लगा। बाथरूम में कीर्ति को ले जाकर शावर ऑन करके कीर्ति को शावर के नीचे खड़ा कर दिया। चेहरे और शरीर पर पानी पड़ते ही कीर्ति छटपटाने लगी और वहां से भागने का प्रयास करने लगी। सिद्धार्थ का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। सिद्धार्थ ने कीर्ति के नजदीक जाकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और साथ में शावर के नीचे खड़ा होते हुए बोला, मैं तो भीग ही गया, लेकिन तुम्हें भी भिगोकर रहूंगा। तुम्हें अब पता चलेगा कि रात में अचानक से भीगना कैसा लगता है। कीर्ति और सिद्धार्थ दोनों साथ में भीग रहे थे। कीर्ति के बालों का पानी सिद्धार्थ के शरीर पर गिर रहे थे और सिद्धार्थ के चेहरे का पानी कीर्ति के चेहरे पर गिर रहे थे। क्योंकि कीर्ति गुस्से में सिद्धार्थ को ही देखे जा रही थी और दोनों एकदम नजदीक थे, इसलिए शावर का पानी सिद्धार्थ के होंठों से होते हुए कीर्ति के होंठों पे गिर रहे थे। कीर्ति वहां से हटने का फिर से एक बार ट्राई की, लेकिन सिद्धार्थ गुस्से में उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। फिर पानी से ठंड लगने के कारण कीर्ति खांसने और छींकने लगी। तब जाकर सिद्धार्थ ने अपनी बाहों को ढील दिया। ढील मिलते ही कीर्ति तुरंत वहां से बाहर निकली। अगली सुबह सिद्धार्थ फर्श पर सो रहा था और कीर्ति बेड पर, दोनों नींद में अपने जगह पर सोए हुए थे।
कमरे के बाहर माया खड़ी थी और हल्के आवाज में बोल रही थी, बेटा उठ जाओ, टाइम बहुत हो गया, कीर्ति को कॉलेज जाना है ना, उठ जाओ बेटा। सिद्धार्थ की आंख खुली और वो जल्दी जल्दी अपना बिस्तर उठाकर अलमीरा में रखने लगा। सिद्धार्थ बाहर आकर दरवाजे को आधे ही खोलकर अपनी मॉम से कहा, कीर्ति के लिए एक साड़ी ला दो मॉम। माया वहां से चली गई। सिद्धार्थ भी अपने बाथरूम में घुस गया। कीर्ति अभी भी सो रही थी। सिद्धार्थ तैयार होकर बाहर निकला, तब तक माया साड़ी लेकर आ चुकी थी। सिद्धार्थ ने साड़ी पकड़ा और अपनी मॉम से बोला, मॉम आप प्लीज कीर्ति पर गुस्सा मत करना, उसकी आदत पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है जिसे मैं जल्द से जल्द सुधार दूंगा। कीर्ति और सिद्धार्थ दोनों कॉलेज पहुंचे। दोनों को दूर खड़ा देख रहा समीर अपनी कलाई में बंधा घड़ी को देखते हुए बोल रहा था, बस कुछ देर और फिर होगा धमाका, वेट एंड वॉच कीर्ति एंड सिद्धार्थ। ऐसा धमाका होगा तुम्हारे लाइफ में कि अपनी शादी से पछताओगे। समीर का वादा है तुम दोनों से, तुम्हारे आखिरी सांस के वक्त मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम्हारी सांसों का अंत करने वाला इंसान मैं ही रहूंगा। क्या धमाका करने वाला है समीर, अब क्या होने वाला है कीर्ति और सिद्धार्थ के लाइफ में, जानने के लिए पढ़ते रहिए सिंह मैंसन में। जैसे ही कीर्ति के आंखों पर खिड़की से धूप आई, कीर्ति अपने आंखों पर हाथ रखते हुए नींद में ही बोली, विंडो लॉक करो यार। डैड आप बोलो ना सर्वेंट को, विंडो से धूप आ रही है। डैड सिद्धार्थ कमरे में नहीं था, इसलिए किसी ने उसकी बातें नहीं सुनी और धूप से परेशान होकर कीर्ति जोर से चिल्लाई, आज सर्वेंट को मैं छोड़ूंगी नहीं। चिल्लाते हुए कीर्ति उठकर बैठ गई और अचानक से घर का इंटीरियर देखकर वो चुप हो गई। कीर्ति ने कमरे को देखते हुए कहा, मैं भूल ही गई थी कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। इस चूहे के बिल जैसे घर में मैं कैसे रहूंगी डैड। कीर्ति अपने साथ हुए इस शादी के धोखे को याद करने लगी। कीर्ति की आंखें नम होने ही वाली थी कि तभी वहां सिद्धार्थ आ गया। सिद्धार्थ को देखकर कीर्ति अपनी आंखें तुरंत साफ की और उठकर खड़ी हो गई। उठते ही सबसे पहले उसने घड़ी देखा। घड़ी देखते ही कीर्ति हड़बड़ी से कहने लगी, ओह माय गॉड, आज तो मेरी टेस्ट छूट ही जाती, तुम मुझे उठा नहीं सकते थे, इतनी देर तक सोने दिए। सिद्धार्थ अब तक कपड़े पहनकर रेडी हो चुका था और उदासीन भाव से उसने कहा, तुम्हें अगर जल्दी उठा देता तो तुम कहती मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूँ, तुम्हें अपने समय पर सोने नहीं दे रहा हूँ। अब तुम यहाँ आ गई हो ना, मैं तो तुम्हें सब सिखा ही दूंगा, लेकिन धीरे धीरे। अपने घर पर 12 बजे उठती थी ना, अब रात 12 बजे से ही जगी रहोगी। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे कदमों में झुकूं, अब तुम मेरे कदमों में झुकने को तैयार हो जाओ। कीर्ति गुस्से में सिद्धार्थ की बात सुनती रही। कीर्ति के हाथों में साड़ी थमाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, ये साड़ी लो, जल्दी से पहनकर तैयार हो जाओ। कीर्ति गुस्से में साड़ी को बाहर की तरफ फेंकते हुए कहने लगी, साड़ी माय फूट, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं कीर्ति दीवान, मैं साड़ी पहनूंगी। मैं कीर्ति दीवान हूँ, मिस इंडिया से कम नहीं हूँ मैं साड़ी पहनकर रहूंगी। ये ख्याल अपने माइंड से निकालकर उसे दफन कर दो, आगे से कभी भी इस बात को दोहराना मत। कीर्ति ने साड़ी को फेंका, जो सीधा कमरे के गेट पर जा गिरा, जहां अभी अभी माया आ चुकी थी। सिद्धार्थ उसके बकवास को सुन रहा था, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ की नजर उसकी मां पर पड़ी, उसका गुस्सा बढ़ गया। सिद्धार्थ अपनी मॉम की तरफ झूठी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, मॉम क्या आप प्लीज हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना देंगी, थोड़ा जल्दी। माया ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। माया के जाते ही सिद्धार्थ दरवाजे के पास आया और साड़ी को उठाकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके जैसे ही सिद्धार्थ पलटा, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। सिद्धार्थ कीर्ति के पास आया और गुस्से में उसके माथे पर साड़ी ओढ़ाने लगा। साड़ी ओढ़ने में कीर्ति चिढ़ने लगी, तभी सिद्धार्थ उसके गालों को दोनों तरफ से पकड़कर गुस्सा होने के बावजूद भी मुस्कुराया और प्यार से कहा, अपनी अकड़ को दीवान मैंसन में ही छोड़कर आना, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अब तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू। कमरे के 4 दीवारी में चाहे कुछ भी करो तुम, लेकिन तुम्हारा गुस्सा और अकड़ मेरी मॉम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं भी तो तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें कोई तकलीफ दे रहा हूँ? क्या अपने गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठाया मैंने? क्या क्लब वाले इंसिडेंट को तुम्हारे साथ दोहराया मैंने? क्या तुम पर अपने पति होने का हक जताकर तुम्हें गलत नजरों से देखा मैंने? तुम्हें अपने कमरे में अकेली पाकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया मैंने? जब मैं अपने गुस्से और नफरत को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं? तुम भी अपने गुस्से को काबू में रखना सीख जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप ये साड़ी पहनकर अपना बहू का धर्म निभाओ, मैं भी चुपचाप कमरे के जमीन पर हर रोज सोता रहूंगा। और जिस दिन तुम बहू का धर्म भूलने लगोगी, उस दिन मुझे अपना पति धर्म याद आने लगेगा और तुम्हारे साथ वो सब करने लगूंगा जो एक पति पत्नी के बीच होता है। ये सब याद करते हुए कीर्ति गुस्से में सिद्धार्थ को देख रही थी। दोनों कॉलेज के कैंपस में खड़े थे। दोनों को दूर खड़े होकर समीर देख रहा था। कीर्ति और सिद्धार्थ के पास रिया चलकर आए और मुस्कुराती हुई बोली, वाह, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो यार कीर्ति।
इस साड़ी में तुम कहर ढा रही हो। आज तो लगता है हमारे जूनियर्स भी तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाएंगे। कीर्ति गुस्से में तिरछी नजर से सिद्धार्थ को देखी और रिया का हाथ पकड़कर बोली, जल्दी क्लास में चलो यार, मुझे यहाँ घुटन हो रही है। रिया और कीर्ति दोनों आगे बढ़ने लगे। सिद्धार्थ वहीं खड़ा रहा, जिसे पलट कर देखते हुए रिया ने कहा, यार जीजू को कुछ तो बोल दो, कब तक हम वापस आने वाले हैं? वो बेचारे कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? कीर्ति ने रिया से गुस्से में कहा, तुम उसे जीजू मत कहो, जल्द से जल्द मैं उस फट्टू को डिवोर्स देने वाली हूँ। रिया ने हंसते हुए कहा, यार प्लीज उन्हें फट्टू मत कहो, वो तो कितने डैशिंग हैं। मेरा इंटरेस्ट किसी और में नहीं होता तो मैं इनसे ही फ्लर्ट करती। कीर्ति ने कहा, अच्छा तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, बताया नहीं तूने? दोनों बातें करते करते क्लास के अंदर चले गए। सिद्धार्थ वहीं खड़ा था और अपने कानों में ईयरबड्स लगाकर किसी से बातें कर रहा था। सिद्धार्थ को बातें करते देख रहा समीर भी सोचने लगा, अब ये कब हटेगा यहाँ से हटेगा तभी तो मैं अपना काम कर सकूंगा। सिद्धार्थ बातें करते करते वहां से दूर चला गया। डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में डीडी अपने केबिन में बैठकर किसी को फोन लगा रही थी। तभी मोनी आए और उसने कहा, मैम हमें जल्द से जल्द नए मैनेजर को ढूंढना होगा। नारायण सर के बाद यहाँ का मैनेजमेंट हिला हुआ है। डीडी ने कहा, डोंट वरी मोनी, मैं जल्द से जल्द न्यू मैनेजर को यहाँ हायर करती हूँ। तब तक तुम जाकर सभी एम्प्लॉय से कह दो कि 2 दिनों में ही न्यू मैनेजर आने वाला है। सभी एम्प्लॉय को पिछले मंथ्स का अपना वर्क स्टेटमेंट तैयार रखना है। मैनेजर सबसे पहले सभी का वर्क स्टेटमेंट देखेगा ताकि उसे यहाँ का सारा काम अपना जैसा लगे। उसे कुछ भी नया ना लगे। जाकर ये नोटिस स्प्रेड कर दो, हम नारायण सिंह जी से भी अच्छा मैनेजर ढूंढेंगे। मोनी वहां से चली गई और फोन पर माया ये सब सुनकर इमोशनल हो गई। डीडी फोन लगाकर मोनी से बात करने लगी थी, तभी माया फोन उठाकर उनकी बातें सुनती रही। माया इमोशनल होकर नारायण सिंह की तस्वीर देखते हुए सोचने लगी, आपके जाते ही आपके जगह पर कर्मचारी ढूंढा जा रहा है। दुनिया वाले आपसे भी अच्छे लोग आपकी जगह पर ढूंढ लेंगे, लेकिन हम क्या करें, हम तो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं नारायण जी। इतने में डीडी बहुत बार हेलो कर चुकी थी। माया अपने ख्यालों में इतनी बिजी थी कि डीडी की बातें सुन ही नहीं रही थी। डीडी ने फोन काटकर फोन फिर से लगाया। फोन बजते ही माया को होश आया। माया हड़बड़ाकर कहने लगी, जी डीडी जी, सॉरी वो मैं कुछ सोचने लगी थी। डीडी गंभीरता से कहने लगी, कोई बात नहीं माया जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी आजकल। नारायण जी के जाने के बाद आप तो बिल्कुल अकेली पड़ गई होंगी। सिद्धार्थ भी अपने पापा के यादों में खोया रहता है। आप दोनों का ख्याल रखने के लिए ही तो मैंने कीर्ति को आपके घर पर भेज दिया है। हाँ माया जी, मैं ये कहने के लिए फोन कर रही थी कि आज आपके घर पर कीर्ति का सारा सामान पहुंच जाएगा। आप प्लीज उन सभी सामानों को अपने घर में एडजस्ट कर लीजिएगा। और हाँ, कीर्ति के कड़वी बातों को सुनकर उसे माफ कर दीजिएगा। उसे अपनी बेटी समझकर उसे समझाएगा, उसे कोई सजा नहीं दीजिएगा। माया ने कहा, आप चिंता मत कीजिए दीदी, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक बेटी होती। मैं बहुत खुश हूँ कि कीर्ति मेरे घर पर रहने आई है। मुझे तो लगा था वो इस शादी को स्वीकार ही नहीं करेगी। उसे इस छोटे से घर में दिक्कत तो होती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी की उसे खुश रख सकूं। दीदी ने कहा, हाँ माया जी सुनिए ना, मैं रस्म को ज्यादा फॉलो तो नहीं करती, लेकिन दुनिया वालों के लिए करना पड़ेगा। हमें कीर्ति के पगफेरों की रस्म पूरी कर लेनी चाहिए। उधर कॉलेज में टेस्ट खत्म होने के बाद कीर्ति को साड़ी पहने देख सभी लोग उस पर हंस रहे थे। कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे, देखो देखो ये वही मॉडर्न गर्ल है जो कल तक बाकी लड़कियों के लिए स्टाइल का आइडियल बनी फिरती थी। अब लोग इसकी ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे। अब सभी लड़कियां साड़ी पहनकर आने लगेगी। हा, अब कॉलेज में साड़ी कंपटीशन होगा जिसमें फर्स्ट आएगी कीर्ति दीवान। फिर किसी ने कहा, अरे मैंने सुना है इसकी शादी हो चुकी है। क्या इसकी शादी हो चुकी है? लेकिन इसने सिंदूर और मंगलसूत्र तो पहना ही नहीं है। आज तक तो अपने मन की करती थी, रात रात तक पार्टी। अब कैसे करेगी बेचारी पार्टी? पहले शॉर्ट्स पहनती थी बेचारी, अब कैसे साड़ी में बंधी हुई है? मुझे तो दया आ रही है इस मिस इंडिया पर, कहकर सभी लोग आपस में हंस रहे थे। कीर्ति सभी के बातों को सुनकर सिर्फ गुस्सा हो रही थी। रिया उन कमेंट्स करने वालों के पास जाने लगी, तभी वो लोग साइड पकड़ लिए। कीर्ति गुस्से में बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। सिद्धार्थ पहले से ही गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। कीर्ति के बैठते ही सिद्धार्थ गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते हुए सिद्धार्थ बार बार कीर्ति की तरफ देख रहा था, जो अब भी गुस्से में थी। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, अब क्यों गुस्से में हो? कॉलेज में कुछ हुआ क्या? कीर्ति कुछ नहीं बोली। कीर्ति के कुछ जवाब नहीं सुनकर सिद्धार्थ उसकी तरफ बार बार देखने लगा। उसकी तरफ देखते हुए सिद्धार्थ बोला, कुछ बोलो यार, क्या हुआ है? टेस्ट अच्छा नहीं गया क्या? कुछ लिख पाई हो या नहीं?
पास हो जाओगी ना, कुछ बोलो भी या मैं गाड़ी रोक दूं। कीर्ति ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ नीचे देखते हुए ब्रेक लगाने लगा। सिद्धार्थ ने जोर जोर से 2-3 बार ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। सिद्धार्थ अचानक से परेशान हो गया। सिद्धार्थ अब भी बार बार ब्रेक दबाता रहा। कीर्ति अब भी गुस्से में देख रही थी। सिद्धार्थ कभी सामने रोड को देख रहा था, तो कभी कीर्ति को, तो कभी अपने ब्रेक को। अचानक से सिद्धार्थ ने चिल्लाया, ये ब्रेक फेल कैसे हो गया। इतना सुनते ही कीर्ति तुरंत सिद्धार्थ की तरफ देखी। सिद्धार्थ और सामने रोड को देखते हुए कीर्ति परेशान होते हुए कहने लगी, तुम एक नंबर के डफर हो, मेरा सिर दर्द हो तुम। मैं सही कहती थी, तुम मेरा सिर दर्द हो। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है या गाड़ी चलाने नहीं आता। नया नया गाड़ी देखकर इतना खुश हो गए कि ब्रेक भी चेक नहीं कर पाए। गाड़ी चलाने नहीं आती तो मुझे बताते, मैं चला लेती। सिद्धार्थ भी तेज आवाज में बोला, तुम चलाती तो क्या ब्रेक लग जाता। मैं सिर दर्द हूँ तो तुम ब्रेन हेमरेज हो। मैं तुम्हारी गाड़ी देखकर खुश हूँ, इसलिए ताकि तुम जैसी ब्रेन हेमरेज को सब जगह पर लेकर नहीं चलना पड़ेगा। बड़ा बात करती हो अपने रहीशी की। अब क्या हुआ, इतने कबाड़ी गाड़ी को अपने साथ लाई थी। कहते हुए सिद्धार्थ गाड़ी को कभी इधर मोड़ता, कभी इधर, क्योंकि सड़क पर बहुत सारे गाड़ियां सामने से आ रही थी। कीर्ति अब डरने लगी। कीर्ति डरते हुए कहने लगी, कुछ करो यार, गाड़ी को रोको, ब्रेक फेल है, मैं कैसे रोकूं। कहकर सिद्धार्थ कीर्ति की तरफ देखने लगा, जो अब ज्यादा डरने लगी थी। ब्रेक फेल हो जाने के बाद अब क्या करेगा सिद्धार्थ, कैसे बचाएगा अपनी और कीर्ति की जान। क्या दोनों बच पाएंगे या खत्म हो जाएगी दोनों की जिंदगी और रह जाएगी दोनों की कहानी अधूरी। जानने के लिए देखिए। गाड़ी का ब्रेक फेल होने के बाद सिद्धार्थ और कीर्ति दोनों गाड़ी में बैठे बैठे परेशान हो रहे थे। सिद्धार्थ ने अचानक से कहा, कीर्ति अब एक ही उपाय है, हमें गाड़ी से कूदना होगा, क्योंकि मैं एब्रॉड रिटर्न हूँ, मुझे यहाँ की सड़कें अच्छे से नहीं मालूम। अचानक से मोड़ आ जाएगा और अगर मैं हैंडल मोड़ नहीं पाया तो किसी खाई में भी गिर सकते हैं हम लोग। इसलिए कीर्ति रेडी हो जाओ गाड़ी से कूदने के लिए। मैं अच्छी जगह देखकर 3 काउंट करूंगा, हम दोनों एक साथ जंप करना। उससे पहले अपनी सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि मैं गाड़ी को जंगल में ले जाने वाला हूँ। किसी छोटे मोटे पेड़ से टकराकर गाड़ी धीमी हो जाएगी, फिर जल्दी से हम दोनों कूद जाना। और हाँ, अगर बाय चांस मैं मर गया तो मेरी मॉम का हमेशा ख्याल रखना। मुझसे अपनी दुश्मनी को भूलकर मेरी मॉम का केयर करना। कुछ देर के लिए दोनों इमोशनल हो गए। सिद्धार्थ अपनी मॉम और डैड को याद करने लगा, कीर्ति भी अपने डैड को याद करने लगी। अपने डैड और मॉम को याद करते करते कीर्ति इमोशनल हो गई। कीर्ति डरते डरते बोलने लगी, मेरा सिर दर्द मत बढ़ाओ, सिर दर्द, कुछ और सोचो, ऐसे तो हम दोनों मर जाएंगे। सिद्धार्थ भी गहरी सोच के साथ गाड़ी को सही जगह पर हैंडल कर रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ते ही रोड के किनारे किनारे जंगल दिखने लगा। उसी जंगल में सिद्धार्थ ने गाड़ी उतार दिया। कीर्ति बहुत डरने लगी और सिद्धार्थ गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। जंगल में उतरते ही गाड़ी एक पेड़ से टकरा गया और गाड़ी रुक गई। पेड़ की आड़ में गाड़ी रुक तो गई, लेकिन उसके चक्के अभी भी चल ही रहे थे। पेड़ से टकराने की वजह से सिद्धार्थ के सिर पर चोट आ गई। कीर्ति सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ गिर गई। गिरने की वजह से कीर्ति के शरीर पर कुछ जख्म भी आ गए थे। सिद्धार्थ तुरंत बाहर निकला और कीर्ति के पास जाने लगा। सिद्धार्थ अपने सिर में लगे चोट को बार बार छू रहा था और आहें भरते हुए लंगड़ाकर गाड़ी के उस ओर जाने लगा। जैसे ही कीर्ति के पास पहुंचा, सिद्धार्थ हैरान हो गया। कीर्ति के पास पहले ही समीर आ चुका था। समीर चिंतित दिखावे के साथ कीर्ति को उठा रहा था और बोल रहा था, कीर्ति मैम, मैम आप उठिए ना प्लीज, आपको कुछ हुआ तो नहीं, आप प्लीज उठ जाए। कीर्ति को उठाते हुए समीर बार बार कीर्ति को छू रहा था, जिसे देख सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ रहा था। कीर्ति की आंखें अब भी बंद थी। बार बार समीर के हाथों को कीर्ति के करीब जाते देख सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और गुस्से में समीर का कॉलर पकड़ लिया। समीर हड़बड़ाकर सिद्धार्थ को देखने लगा और सिद्धार्थ गुस्से में उसे मारने लगा। ये सब होते ही कीर्ति की आंखें खुल गई। कीर्ति दोनों को ऐसे देख उनके पास आए और दोनों को अलग अलग की। समीर पीटने के बाद भी कीर्ति की तरफ बढ़ते हुए पूछ रहा था, कीर्ति मैम आप ठीक तो है ना, आप प्लीज बताइए ना, आप ठीक तो है ना। समीर को कीर्ति की ओर बढ़ते देख सिद्धार्थ दोनों के बीच में आकर खड़ा हो गया और गुस्से में आंख दिखाते हुए समीर के कंधे को पकड़कर बोला, एक बार में तुझे समझ नहीं है, अपने काम से काम रख, वरना तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तू किसी का हाल चाल पूछने लायक नहीं रहेगा। समीर अब भी वहां खड़ा रहा। तब कीर्ति चिढ़ते हुए समीर से बोली, अरे जाओ ना यार, सिद्धार्थ बोल रहा है न, जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे गिरने से क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें पैसा चाहिए न, मैं दिलवा दूंगी मॉम से, मैं उनसे कह दूंगी कि समीर ने मेरी जान बचाई, वो तुम्हें भर भर के पैसे देंगी। अब खुश, फॉर गॉड शेक, दफा हो जाओ यहाँ से।
समीर वहां से जाते हुए अपने मन में सोचने लगा, मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करता हूँ कीर्ति, फिर भी क्यों तुम मुझसे चिढ़ी रहती हो। मैं कैसे तुम्हें इम्प्रेस करूँ, तुम्हारा तो हरकत पहले से मैं जानता हूँ। लेकिन ये सिद्धार्थ अपने आप को हीरो समझता है, हर बार मुझे क्यों टारगेट बनाता है ये। नारायण सिंह के घर पर भी जैसे ही इसने मुझे देखा गुस्सा करने लगा। पहले से तो ठीक ठाक सदमे में खड़ा था, मुझे देखते ही इसके अंदर का जानवर कैसे जाग गया। मुझसे इसकी क्या दुश्मनी है, दुश्मनी तो मुझे इससे रखनी चाहिए। मेरी क्रश, मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरे बुढ़ापे का सहारा, मेरी बैंक बैलेंस से इसने शादी कर लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा। इस कीर्ति दीवान से शादी करके मैं अपना लाइफ सेट करना चाहता था, लेकिन ये बीच में आकर मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। बट डोंट वरी, मैं ज्यादा दिन तक तुम दोनों को साथ में रहने नहीं दूंगा। कीर्ति और सिद्धार्थ को मैं एक दूसरे से अलग कर दूंगा, नहीं तो दोनों को दुनिया से ही अलग कर दूंगा। उधर कीर्ति के चोट को देखते हुए सिद्धार्थ अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और उसे देते हुए बोला, ये लो, अपनी जख्म साफ कर लो। कीर्ति चिढ़ते हुए बोली, यही चाहते थे ना तुम, अब तो मन खुश हो गया होगा। तुम ना मेरी जिंदगी के लिए पनौती हो। पहले दिन से ही पहले क्लब में मेरा इंसल्ट किए, दूसरी बार शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिए, तीसरी बार डिवोर्स ना देकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिए, और आज तो मुझे ऊपर पहुंचाने का फुल प्लानिंग कर रखा था तुमने। सिद्धार्थ उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा था। कुछ घंटे बाद सिंह मैंसन में कीर्ति और सिद्धार्थ दोनों बेड पर लेटे हुए थे और सामने बैठा हुआ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा था। माया वहीं खड़ी थी और डॉक्टर से पूछ रही थी, सर मेरे बच्चे ठीक तो है ना, उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं है? अगर आप कहेंगे तो हम इन्हें हॉस्पिटल भी एडमिट कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन देते हुए डॉक्टर ने कहा, नहीं नहीं माया जी, इन्हें हॉस्पिटल एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूँ, आपको कोई गलत सलाह नहीं दूंगा। अगर आवश्यकता होती तो मैं खुद इन्हें एडमिट करवा देता, बस इन्हें टाइम पर दवा देते रहिए। और हाँ, गर्म पानी करके प्रिस्क्रिप्शन में एक पाउडर लिखा हुआ है, उसे मिलाकर इन्हें सिकाई कीजिए। डॉक्टर को छोड़ने माया दरवाजे तक आए। डॉक्टर के जाते ही डीडी और संजय दीवान हड़बड़ाते हुए पहुंचे। डीडी और संजय को देखकर माया उन्हें सिद्धार्थ और कीर्ति के रूम में ले जाने लगी। कमरे तक जाते जाते डीडी ने कहा, बच्चों को ज्यादा चोट तो नहीं है? गाड़ी का ब्रेक कैसे फेल हो गया? कल तक तो ठीक था। संजय दीवान ने गुस्से में कहा, मैंने तो पहले ही बोला था, ये लड़का मेरी बेटी के लायक नहीं है। जिस इंसान को गाड़ी तक चलाने नहीं आता वो बनेगा मेरी बेटी का हस्बैंड। बातें करते करते तीनों सिद्धार्थ के कमरे तक पहुंच गए। संजय सीधा अपनी बेटी को गले लगा लिए। कीर्ति अपने पापा को देख इमोशनल हो गई। डीडी जैसे ही कीर्ति को छूना चाही, वो पीछे की तरफ खिसक गई और गुस्से में कहा, क्यों आए हैं आप यहाँ? मुझे आपकी दया नहीं चाहिए, आपको प्यार का नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरा फिक्र करती हैं, ऐसा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जा सकती हैं। डीडी बिना कुछ बोले ही इतना कुछ सुन ली और फिर वहां से जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने डीडी को रोकते हुए कहा, डीडी एक सेकंड, आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप यहीं रुकिए। कोई जरूरी तो नहीं कि आप यहाँ सिर्फ इसे ही देखने आए हो, मैं भी तो घायल हुआ हूँ। आप मुझसे मिलिए, आप मेरे पास आकर बैठिए। आप मेरे पास रुकेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डीडी रुक गई और सिद्धार्थ की ओर जाकर बैठ गई। संजय गुस्से में कहने लगा, जब गाड़ी चलाने नहीं आती तो चला क्यों रहे थे? इतनी बड़ी गाड़ी देखकर मन बहकने लगा था तुम्हारा। तुम एक बार बोलकर तो देखते, मैं गिफ्ट में गाड़ी दे सकता हूँ तो एक ड्राइवर क्यों नहीं? सिद्धार्थ ने हल्की आवाज में कहा, सॉरी टू से अंकल, बट ब्रेक फेल होना और गाड़ी चलाने ना आना, इन दोनों में क्या समानता है? आप मुझे ये क्लियर कीजिए कि ब्रेक फेल होने के बाद क्या आप उसे रोक लेते? संजय और भी गुस्सा हो गए और गुस्से में कहने लगे, तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे? अब तुम्हारा औकात भी है मेरी बेटी का हस्बैंड बनने का? तुम पर। संजय बोलते बोलते अचानक से रुक गए। जब संजय के फ्लो को रोकते हुए डीडी ने संजय को आंख दिखाए। संजय के बातों का बुरा मानकर माया वहां से जाने लगी और बोली, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। संजय उठकर वहां से जाने लगे। जाते जाते संजय ने कीर्ति से कहा, बेटा तुम अपना ख्याल रखना, हम आज रात में बात करेंगे, टाइम मिलते ही मुझे कॉल करना। संजय के जाते ही कीर्ति उदास हो गई और अपनी जख्म को छूकर आहें भरी। संजय बाहर जाते जाते सोचने लगे, मेरी बेटी यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरी बेटी इस नर्क से बाहर आ जाएगी। मैं कुदरत और किस्मत के भरोसे अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ सकता, मुझे ही कुछ करना होगा। डीडी ने सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, परंतु फिर भी मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा। मैं भी देखता हूँ कितने दिनों तक डीडी अपनी बेटी को इस नरक जैसे ससुराल में रख सकती हैं। कीर्ति को सिंह मैंसन से बाहर निकालने के लिए क्या करने वाले हैं संजय दीवान? क्या डीडी के खिलाफ जाकर संजय दीवान अपनी बेटी को दीवान मैंसन में बुलाएंगे या मजबूर करेंगे डीडी को ऐसा करने के लिए? जानने के लिए देखिए। संजय दीवान के चले जाने पर डीडी भी जाने लगी।
दीदी को जाने से रोकते हुए सिद्धार्थ खड़े होकर कहा, दीदी आप प्लीज थोड़ी देर रुक जाए। दीदी रुक गई और फिर सिद्धार्थ वहां से बाहर की ओर जाते हुए कहा, आप प्लीज कीर्ति से बातें कीजिए, मैं बाहर जाकर मॉम की हेल्प करता हूँ। कमरे से सभी बाहर जा चुके थे, अभी सिर्फ और सिर्फ कीर्ति और दीदी थी। दीदी को अकेले देख कीर्ति उठकर खड़ी हो गई और दीदी उसके पास आने लगी। दीदी भावुक होकर अपनी बेटी के घाव को देखने लगी तो वहीं कीर्ति का मन भी पिघलने लगा। दीदी उसके जख्म को छूने लगी और कीर्ति की आंखें भीगने लगी। कीर्ति का गुस्सा कम देखकर दीदी उसे अपने सीने से लगा ली। कीर्ति ने भी खुद को नहीं रोका और दीदी के सीने से चिपक गई। दीदी बहुत खुश हुई और इमोशनल होते हुए कहने लगी, ना जाने कितने साल हो गए ऐसे तुम्हें गले लगाए। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम मुझे गले लगाए खड़ी हो। मैं बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। तुम मुझे हमेशा गलत समझती हो लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज तक मैं अपने लाइफ में इतनी मेहनत की हूँ, इतनी कमाई हूँ, वो सब किसके लिए बेटा? वो सब तुम्हारे लिए। तुम मेरी इकलौती संतान हो, मैं और किसके लिए करूँगी ये सब? मैं जितनी भी इन्वेस्ट करती हूँ वो सब तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए तो मैं प्रेजेंट में इतना मेहनत कर रही हूँ। आप मुझसे कितना प्यार करती हैं मॉम? दीदी के सीने से चिपके हुए ही कीर्ति ने धीरे से पूछा। दीदी अब भी इमोशनल थी और उसने कहा, मैं बता नहीं सकती कितना, लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं स्ट्रिक्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इस दुनिया में प्यार का कोई प्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें दे देती, और जो तुम मुझसे इतनी चिढ़ती हो वो सब खत्म कर देती। प्रूफ दे सकती हो आप? कीर्ति के कहते ही दीदी थम सी गई। दीदी ने अपने हाथों से कीर्ति को खुद से दूर किया और फिर धीरे से कही, कैसे? कीर्ति ने गूंजती हुई आवाज में कहा, मुझे इस रिश्ते से आजाद कर दो, मुझे सिद्धार्थ से डिवोर्स दिलवा दो मॉम आप प्रूफ कर दो कि आपके लिए आपकी बेटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो 2% का सिद्धार्थ नहीं। आप बोलो ना मॉम, करोगी ऐसा? अपने प्यार का प्रूफ दोगी? मुझे अपने साथ अपने घर ले चलोगी? बोलिए ना मॉम, आप प्यार करती हो ना मुझसे? दीदी ने गंभीरता से कहा, नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके लिए मुझे प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें विश्वास है तो करो, वरना मत करो। अगर मुझ पर विश्वास होगा तो यहाँ खुशी मन से रहोगी, नहीं तो दुखी मन से, लेकिन रहना तो तुम्हें अब यही है। ऐसा बोलकर दीदी वहां से चली गई। दीदी के जाते ही कीर्ति गुस्से में अपने पैर को पलंग के पहिए पर मारने लगी। कीर्ति को चोट भी लग गई और वो अपने जख्म को देखते हुए भावुक हो गई। उसी रात माया अपने पति नारायण सिंह की तस्वीर देखकर बातें कर रही थी। आप क्यों चले गए नारायण जी? आप यहाँ होते तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। यहाँ सब कुछ उथल पुथल हो गया है। पता नहीं आखिरी वक्त पर आपने दीदी से क्या कहा, जो आपके जाते ही उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। इस जल्दबाजी में किए हुए फैसले से कोई खुश नहीं है। ना कीर्ति खुश है, ना ही मेरा सिद्धार्थ और ना ही हम माता पिता। सिद्धार्थ अपने कमरे में फर्श पर बेड लगा रहा था। कीर्ति के मोबाइल पर किसी का कॉल आया, जिसे देखते ही कीर्ति जल्दी से अपना फोन उठाए और उसे साइलेंट कर दी। फोन लेकर कीर्ति कमरे से बाहर गई और छत पर जाकर फोन उठाकर बोली, हेलो डैड, सॉरी कॉल लेट से उठाए। एक्चुअली मैं कमरे में सिद्धार्थ के सामने बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए छत पर आई हूँ स्पेशली आपसे बात करने के लिए। संजय दीवान भी लॉन में अकेले बैठे थे और कीर्ति से बोले, तुमने बिल्कुल ठीक किया, अच्छा हुआ तुम मेरी इशारा समझ गई और अकेले में बात कर रही हो। अब बताओ बेटा, क्या करना है? क्या तुम सच में चाहती हो कि उस नर्क से बाहर आओ? अगर ऐसा चाहती हो तो मेरे बताए हुए काम को करना होगा। कीर्ति की हिम्मत बढ़ी और खुश होते हुए बोली, क्या ऐसा हो सकता है डैड? आप मुझे बताए ना, कैसे होगा ये सब? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। संजय दीवान बोले, देखो बेटा, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। दीदी मेरी बात सुन नहीं रही है, वो ना मेरी डांट समझ रही है ना प्यार। वो किसी भी कीमत में तुम्हें ये शादी नहीं तोड़ने देगी, इसलिए हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। हाँ बताए ना डैड, क्या करना है मुझे? कीर्ति खुश होते हुए बोली। सिद्धार्थ बाहर हॉल में आया जहां माया पहले से खड़ी थी। सिद्धार्थ को देख माया बोली, तुम सो क्यों नहीं रहे हो बेटा? कीर्ति का इंतजार कर रहे हो? सिद्धार्थ छत की ओर देखते हुए बोला, आपने भी देख लिया कीर्ति को जाते हुए? वो लड़की बहुत ही बदतमीज है। माया ने हल्की आवाज में कहा, कोई बात नहीं बेटा, उसे डांटना मत, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कोई दिक्कत हो या ना हो, लेकिन आसपास के लोगों को दिक्कत होती है। घर की बहू को इतने रात में छत पर देखेंगे तो लोग बात तो बनाएंगे ही, लेकिन फिर भी उसे डांटना नहीं। सिद्धार्थ उस वक्त कुछ नहीं बोला। माया भी अपने कमरे में चली गई। संजय दीवान ने बड़े गंभीरता से कहा, जैसे तुम अपनी मॉम की बातों से मजबूर हो, जैसे तुम मॉम की वजह से मजबूर होकर ये रिश्ता निभाने को तैयार हो।
ठीक उसी तरह सिद्धार्थ को भी मजबूर करो ये रिश्ता तोड़ने के लिए। सिद्धार्थ को भी उसकी मॉम की वजह से मजबूर करना होगा। उसके लिए उसकी मॉम को मजबूर करना होगा। उसकी मॉम माया को मजबूर करना होगा, जिससे वो सिद्धार्थ को मजबूर करे। जैसे दीदी ने तुम्हें शादी निभाने को मजबूर किया है, वैसे ही माया अपने बेटे को शादी तोड़ने के लिए मजबूर करेगी। तुम समझ रही हो ना बेटा? कीर्ति अपने डैड की बात सुनकर बहुत खुश थी और खुशी खुशी बोली, हाँ डैड, मैं समझ रही हूँ, मैं अच्छे से समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। अब आप आगे बताए, क्या करना है मुझे? इतने में सिद्धार्थ छत पर आया और कीर्ति के हाथ से मोबाइल छीनने लगा। कीर्ति नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ को पता चले कि वो किससे बातें कर रही है, इसलिए उसने अपने पापा का कॉल काट दिया। कॉल करते ही सिद्धार्थ फोन छीनने में कामयाब हो गया और उसके फोन में देखने लगा। फोन लॉक होने की वजह से उसे पता नहीं चल पाया कि कीर्ति किससे बातें कर रही थी। हाथ से फोन छीन जाने पर कीर्ति हैरान हो गई और हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ा और नीचे जाना चाहा। कीर्ति वहीं खड़ी रही और अपने फोन को छीनने का प्रयास करती रही। इस लड़ाई में दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। सिद्धार्थ मोबाइल को ऊपर की ओर उठा लिया, जिसे कीर्ति पकड़ नहीं पा रही थी। मोबाइल को लेने के लिए कीर्ति उसके शरीर से चिपक गई और ऊपर की ओर देखते हुए अपना फोन लेना चाही। सिद्धार्थ भी नीचे देख रहा था और कीर्ति ऊपर। इस तरह से दोनों का आई कांटेक्ट हो गया। कुछ पलों के लिए दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। कीर्ति के खूबसूरत चेहरे को इतने नजदीक से देखकर सिद्धार्थ का हाथ लूज हो गया। सिद्धार्थ के हल्की बियर्ड वाले चेहरे को एकदम नजदीक से देखकर कीर्ति भी अपने मोबाइल को भूल गई और सिद्धार्थ को ही निहारती रही। दोनों को ऐसे चिपके देख सड़क पर जा रहे दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। देखो ना, दोनों रोमांस कर रहे हैं। लगता है कमरे में मजा नहीं आता, इसलिए छत पर आकर ये सब कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर सिद्धार्थ कीर्ति से दूर हो गया। फिर दोनों वहां से सीधे अपने कमरे में गए। कीर्ति को कमरे के अंदर करके सिद्धार्थ कमरे का दरवाजा बंद करने लगा। तभी कीर्ति गुस्से में उसके पास जाकर उससे लड़ते हुए कहने लगी, खुद को समझते क्या हो तुम? बार बार अपना रौब क्यों दिखाते रहते हो? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मुझ पर ऐसे धाक जमा कर। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। सिद्धार्थ फिर से कीर्ति के बाजुओं को पकड़ा और गुस्से में कहने लगा, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, ये सब तुम सोचती हो? नहीं ना, फिर मैं क्यों सोचूं? अच्छा चलो आज बताओ, आज तुम इतनी रात को किससे बात कर रही थी? कौन था वो? तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे कोई टीचर, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही कीर्ति हैरान हो गई और गंभीरता से बोली, क्यों जानना चाहते हो तुम? पति होने का हक जता रहे हो मुझ पर या फिर क्या? कहते हुए सिद्धार्थ उसे छोड़ दिया। कीर्ति पीछे हटी और जाकर बेड पर बैठ गई और सोने की तैयारी करने लगी। सिद्धार्थ से रहा नहीं गया और फिर कीर्ति का फोन लेकर कीर्ति के पास गया और बोला, अपने मोबाइल का लॉक खोलो। कीर्ति ने अनसुना कर दिया। कीर्ति का हाथ पकड़कर सिद्धार्थ उसके मोबाइल में उसका फिंगरप्रिंट लगाने लगा। कीर्ति अपना हाथ खींचने लगी। सिद्धार्थ उसके हाथ को पकड़कर खींचने लगा तो कीर्ति अपने हाथ को पीछे खींचने लगी और फोन को भी। इन्हीं खींचातानी में सिद्धार्थ कीर्ति के ऊपर गिर गया। दोनों का दिल जोर से धड़कने लगा। पलंग पर दोनों गिरे पड़े थे। दोनों का फिर से आई कांटेक्ट हो गया। सिद्धार्थ और कीर्ति दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उधर संजय दीवान अपनी कीर्ति को एक वॉइस नोटिस भेजकर सोचने लगे, पूरी बात तो हो नहीं पाई थी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। मैंने आगे का प्लानिंग रिकॉर्ड करके भेज दिया है। कीर्ति इसे सुनकर इस प्लान को एग्जीक्यूट करेगी। वहां कीर्ति के मोबाइल में मैसेज का नोटिफिकेशन आया, जिसे सुनकर सिद्धार्थ फिर से गुस्सा हो गया और इस बार अपनी पूरी ताकत लगा के कीर्ति का हाथ पकड़ा और उसके मोबाइल पर उसका फिंगरप्रिंट लगा दिया। जैसे ही मोबाइल खुलेगा, सबसे पहले संजय का मैसेज दिखेगा। अब क्या होगा जब सिद्धार्थ सुनेगा संजय दीवान की चाल? क्या वो संजय दीवान से नफरत करने लगेगा या फिर कीर्ति को कोई सजा देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए आप हमारी चैनल लिंक ऑडियो स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।